वेलकम आप सभी का अल्फा मेंटोर ऑनलाइन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आप सभी फिजिक्स लवर एक बार फिर फिजिक्स के बारे में जानने के लिए इस क्लास में आप पधारे हैं। तो इस क्लास में जो लास्ट लेक्चर हमारा था उससे आगे हम प्रोसीड करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो चार्ज है वो क्या है और किस तरह किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा सकता है। दो तरीके मैंने आपको बताए थे, एक इलेक्ट्रॉन को दे करके या बाहर निकाल करके, और दूसरा प्रोटॉन के तरीके से कर सकते हैं। प्रोटॉन के तरीके से किसी भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को चार्ज करने में इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिव दिक्कत आती है, इसलिए ज्यादा अच्छा मेथड रहता है कि आप इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है। तो अब चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनको अपने डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन लेक्चर है वो है प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, चार्ज जो है इस पर काफी सारे फिजिक्स के फिनोमेना बेस्ड है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई। तो बेसिकली चार्ज जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने 11th में पढ़ा था कि अगर किसी को भी हम ये कहते हैं, डिफाइन करते हैं कि सो एंड सो या सच एंड सच इज ए फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। नंबर एक उसकी न्यूमेरिक वैल्यू और नंबर दो उसकी यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी है चार्ज, इसलिए इसमें कुछ सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी होंगी, जैसे इसका नेचर क्या होगा। तो इसका नेचर क्या है? स्केलर है। इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर नेचर है। स्केलर और वेक्टर के बारे में हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, आप में से बहुत से बच्चे जानते हैं। ऐसी क्वांटिटियां जिनको ऐड किया जाता है और ऐड करने के ड्यूरेशन में वो वेक्टर सम रूल्स, ट्रायंगल रूल या पॉलीगन रूल्स को फॉलो करती हैं, वो सारी की सारी क्वांटिटियां वेक्टर कहलाती हैं। और ऐसी क्वांटिटियां जिनको हम नॉर्मल मैथमेटिक्स के रूल्स लगा करके ऐड करते हैं, या जिनका जब एडिशन किया जाता है तो हम एल्जेब्रिक ऐड करते हैं, वो स्केलर क्वांटिटियों का सभी का एल्जेब्रिक ऐड किया जाता है। तो चार्ज के स्केलर होने की वजह से एक और प्रॉपर्टी ड्राइव होती है जिसको हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है कि अगर आपके पास एक कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें आपने कहा कि सर इसमें मेरे पास कुछ चार्जेस हैं जिनके सर्टेन चार्जेस इस प्रकार से हैं। अब इसका आप टोटल चार्ज निकालिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि चार्ज क्या है? स्केलर। चार्ज स्केलर है, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो इसका किस तरह का ऐड होगा? एल्जेब्रिक ऐड होगा। एल्जेब्रिक ऐड में अपने को क्या बात ध्यान रखनी है कि जब हम उनको जोड़ें तो जो उनके साइन हैं उनको हमें विशेष ध्यान रखना है, उनको हमें अकाउंट में लेना है। तो देखिए, जो पॉजिटिव है उनको एक साथ जोड़ लीजिए, तो ये आपके पास आ गया 3 + 5 + 8। देखिए 3, 5, 8। और जो नेगेटिव हैं उनको आप एक साथ ऐड कर लीजिए, तो ये आप देखेंगे 16 - 9 एंड दैट इज 7 कूलम आपके पास टोटल चार्ज हो गया। तो ये चीज हमें ये समझाती है कि अगर हमें कोई भी चार्ज है और उसको ऐड करना है, खूब सारे चार्जेस को ऐड करना है, तो उनका जो एडिशन होगा वो एल्जेब्रिकली होगा। क्यों होगा? क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, और जितनी भी स्केलर क्वांटिटियां होती है उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो आपके पास एल्जेब्रिकली ही आप उनको सम कर सकते हैं, और इनके साइन को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बीइंग ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हम ये देखेंगे कि चार्ज जो है, नेचर की बात हमने की, इसकी नेचर स्केलर है। उसके बाद में आप देखिए डायमेंशन की बात करते हैं कि चार्ज जो है इसकी डायमेंशन क्या होगी। 10th क्लास में आप सभी ने इलेक्ट्रिक करंट का एक फार्मूला पढ़ा था,
इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा I इक्वल्स टू Q बाई T, सभी ने पढ़ा हुआ है आपने, बहुत फेमस फॉर्मूला है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग इसमें करते हैं। अब देखिए यहां से अपने चार्ज का फॉर्मूला निकालते हैं, तो चार्ज आपके पास आता है Q इक्वल्स टू I इंटू T। ओके, करंट फंडामेंटल यूनिट्स हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। कितनी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं? 3, बिल्कुल सही है। 3 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं किसमें? एमकेएस में, सीजीएस में, एफपीएस में। लेकिन एसआई सिस्टम में कितनी होती हैं? कितनी होती हैं बताइए, सोचिए। बिल्कुल सही, 7 होती हैं। 7 आर फंडामेंटल यूनिट्स। करंट भी उनमें से एक फंडामेंटल यूनिट्स है। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स में करंट है, और करंट के लिए आप एम्पियर यूज करते हैं। एम्पियर का नोटिफिकेशन ए लिया जाता है। टाइम भी एक फंडामेंटल यूनिट है, इसके लिए आप टी यूज करते हैं। तो A1 T1 ये आपके पास चार्ज की डायमेंशन हो गई। इसको बहुत सुलभ तरीके से, इजी तरीके से जब लिखना होता है तो हम इसको इस तरह से डायमेंशन डिफाइन करते हैं। डायमेंशन आपने लिखी, इसकी नेचर आपने देखी। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जो चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट। क्योंकि आपने देखा इसकी नेचर, इसके डायमेंशन। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट है, यूनिट में आप देखेंगे सबसे पहले नाम आता है एसआई यूनिट में। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम होती है। एक साइंटिस्ट हमारे पास, कूलाम साइंटिस्ट, उनके ऑनर में, उनके सम्मान में हमने ये नाम दिया। आगे चल के हम कूलाम्स लॉ भी पढ़ेंगे। अब एक जो कूलाम है, अभी अभी आपने एक रिलेशन लिखा था, Q इक्वल्स टू I इंटू टी। ध्यान से देखिए, Q इक्वल्स टू I इंटू टी। अब आप देखिए कि I आप किसमें डिनोट करते हैं? एम्पियर में। T किसमें डिनोट करते हैं? सेकंड में। तो जो कूलम है वो क्या हो गया आपके पास? एम्पियर इंटू सेकंड। एम्पियर इंटू सेकंड जो है ये आपके पास क्या हो गया? कूलम हो गया। ठीक है, इसका मतलब कोई भी एक कंडक्टर अगर आपने लिया है, उसका सर्टेन क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक सर्टेन फाइनाइट लेंथ आप ले रहे हैं, और उससे अगर 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो होती है, तो उस कंडक्टर में से फ्लो होने वाले जो चार्जेस का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा बेटा? 1 कूलाम होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ऐसा यूनिट जो इसकी कूलाम है, और कूलाम जो है वो एम्पियर इंटू सेकंड से आप इसको डिफाइन करते हैं। अब देखिए एक इसकी प्रैक्टिकल यूनिट भी होती है, एक इसकी प्रैक्टिकल यूनिट भी होती है। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है? प्रैक्टिकल यूनिट होती है बेटा एम्पियर इंटू आर। एम्पियर इंटू आर। इस आर को जब आप सेकंड में बदलेंगे तो 60 इंटू 60 करेंगे, दैट विल बिकम इतना, और ये आ गया एम्पियर इंटू आ गया सेकंड। और एम्पियर इंटू सेकंड कितना होता है? कितना होता है? अभी मैंने आपको बताया था, कितना बताया था? कूलम बताया था। इसका मतलब चार्ज की प्रैक्टिकल यूनिट कितनी होती है? 3600 कूलम। याद रखनी है। एसी के अंदर अपने लोग करंट की प्रैक्टिकल यूनिट डिफाइन करेंगे, प्रैक्टिकल यूनिट डिफाइन करेंगे, तो ये आपके पास, आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, आपने ऐसा यूनिट पढ़ी, आपने प्रैक्टिकल यूनिट पढ़ी। क्योंकि चार्ज है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रांच के अंदर आता है, तो उस ब्रांच को ध्यान में रखते हुए चार्ज की एक और यूनिट को हम लोग डिफाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसको कई किताब वाले क्या लिखते हैं? EMU लिखते हैं। क्या होती है बेटा? ये होती है एब्सोल्यूट कूलम। एब्सोल्यूट कूलम को किताब वाले लिखते हैं AB कूलम। AB कूलम। एब्सोल्यूट कूलम को क्या लिखा जाता है? AB कूलम लिखा जाता है। अब आप देखिए 1 AB कूलम जो होता है वो 10 कूलम के इक्वल होता है। ये आपको ध्यान रखनी है। कंपटीशन में, 12th में आपसे पूछा जा सकता है कि एक AB कूलम या AB कूलम किसकी यूनिट है? तो 3 यूनिट हमने अभी तक पढ़ी है। ऐसा यूनिट पढ़ी, प्रैक्टिकल यूनिट पढ़ी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट पढ़ी। ठीक है, अब इलेक्ट्रो यूनिट पढ़ने के बाद एक सिस्टम और भी है हमारे पास। हम अक्सर 2 यूनिट्स डिफाइन करते हैं। SI के साथ में एक और क्या डिफाइन करते हैं? हम CGS डिफाइन करते हैं, CGS यूनिट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए जो इसकी CGS यूनिट होती है वो क्या क्या होती है? देखिए
वो होती हैं स्टेट कूलम, वो होती हैं फ्रैंकलिन, और वो होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको कई किताब में ESU भी लिखा जाता है। ये तीन मेजरमेंट्स, ये तीन जो चीजें हैं, ये तीनों की तीनों ही इसके CGS यूनिट हैं। स्टेट कूलम, फ्रैंकलिन, एक बेंजामिन फ्रैंकलिन हमारे पास साइंटिस्ट थे जिन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव को रीनेम किया, ठीक है। तो रीनेम का मतलब कि बेंजामिन फ्रैंकलिन से पहले पॉजिटिव को कोई पॉजिटिव नहीं कहता था, पॉजिटिव क्या कहलाता था, विट्रस कहलाता था, और नेगेटिव जो था वो क्या कहलाता था, रेजिनियस कहलाता था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि साहब ये विट्रस जो है इसको विट्रस मत बोलिए, इसको पॉजिटिव बोलिए, और जो नेगेटिव है इसको आप रेजिनियस नहीं बोल करके नेगेटिव बोलिए, एक। और दूसरा, जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप पढ़ेंगे, वो जो नियम दिया था वो फ्रैंकलिन साहब ने दिया था, तो उनके ऑनर में हमने एक यूनिट यहाँ पे डिफाइन करी जिसको हम फ्रैंकलिन बोलते हैं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसका नाम चैप्टर से आप पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है ये। अब एक रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं कि SI यूनिट और CGS यूनिट में क्या रिलेशन होता है, जैसे आपने मीटर सेंटीमीटर में डिफाइन किया, और भी कई तरह से आप देखते हैं केजी और ग्राम्स में आपने डिफाइन किया। तो देखिए 1 कूलम जो होता है वो 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम होता है, 3 इंटू 10⁹ फ्रैंकलिन होता है, 3 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। ये बात आपको समझनी है। अब देखिए ये 3 इंटू 10⁹ है, ये 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम मिलकर के एक कूलम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए 4 यूनिट देकर के कि अमंग दीज 4 यूनिट्स विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये जो आपने तीनों लिखी हैं इनमें से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। दीज आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। सबसे छोटी, आप फैमिली में बोलते हो ना, ये मेरे सबसे छोटे मामा, ये मेरे सबसे बड़े मामा, ये मेरे सबसे छोटे भाई, छोटे बड़े भाई, ये वही सारी कहानी है, सबसे बड़ी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट यूनिट आपके पास में ये 3 है। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, बार बार देख करके डेफिनेशंस को आप याद कर सकते हैं। अब देखिए एक और है यहाँ पे स्पेशल यूनिट है चार्ज की, फैराडे। फैराडे फैराडे पढ़ेंगे आगे, मैग्नेटिज्म में फैराडे से आपके एक्सपेरिमेंट्स आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। 1 फैराडे बराबर होता है 96500 कूलम, ठीक है। तो ये आपके पास में सबसे बड़ी यूनिट है चार्ज की, इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान से सुनिएगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैरड। फैरड एक अलग चीज है, फैराडे एक अलग चीज है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं अक्सर इस पे दिया करता हूं, मनीष और मनीषा। एक लड़के ने कहा कि मनीष मेरा दोस्त है, और वही ये बोलता है कि मनीषा मेरी दोस्त है, तो सुनने वाले को एक अलग फीलिंग आती है। फर्क सिर्फ एक आ की मात्रा का है, इसीलिए ध्यान रखिएगा फैरड और फैराडे डिस्टिंग्विश करना है, आपको भी कहीं एग्जाम में मजा नहीं आ जाए। आप कुछ भी लिखेंगे, फिर जब नंबर आएंगे फिर बहुत मजे आएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा ये है फैरड, लार्जेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट मैंने CGS में आपको बताई थी। प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में हमने पढ़ा, हमने इसकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के बारे में पढ़ा। तो ये चार्ज की खूब सारी यूनिट्स हैं, क्योंकि 3-4 चैप्टर्स में जो हीरो है हमारा वो चार्ज है। उसकी कुछ ऐसी प्राइवेट बातें मैं आज रिवील करूंगा जो सिर्फ चार्ज को पता है, और मुझे भी कहीं से पता लगी, वो सारी इसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो आप उन इंफॉर्मेशन को याद रखिए, और जहां कहीं भी चार्ज आपको मिलेगा, क्या करते हैं हम किसी की पर्सनल बात बता देते हैं, तो वो व्यक्ति हमसे क्या करता है, शर्माता है, डरता है ना। जैसे वो लड़का बैठा है, उसने उसकी पर्सनल बात बता दी पड़ोस वाले की, और वो क्या कहेगा, यार रहने दे, कोई काम है तो बता। ऐसे ही आप क्या करें, चार्ज की पर्सनल प्रॉपर्टीज याद रखें, ताकि जब चार्ज का न्यूमेरिकल आए तो आप चार्ज को कहें, देख मैं तेरे बारे में जानता हूँ, चार्ज का रहने दे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसलिए आप ध्यान से सुनिए। अब हमने क्या क्या डिस्कस किया, नेचर, और क्या डिस्कस किया, यूनिट, डायमेंशन, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे जब वीडियो को देख रहे हैं, तो वो एक सवाल, जो क्लास में बैठे हैं और जो वीडियो देख रहे हैं,
उनके मन में एक सवाल आ रहा है कि चार्ज होता कितने टाइप का है, कितने टाइप होता है भाई चार्ज, आप सोचिए, खुद सोचिए कितने टाइप का होता है चार्ज। ऑप्शन दे देते हैं आपको, एक टाइप का, दो टाइप का, तीन टाइप का, चार टाइप का, नन ऑफ दीज। कई बच्चे कहते हैं सर नन ऑफ दीज आंसर है, नन ऑफ दीज आंसर नहीं है। चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप का होता है। अब किसी के मन में एक प्रश्न आ सकता है, सर न्यूट्रल भी तो होता है। न्यूट्रल चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज टोटल चार्ज क्या हो गया वहां पे, जीरो हो गया। बेसिकली चार्ज दो टाइप का होगा, पॉजिटिव को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव को बोलते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिजिक्स में ये जो हम डिस्टिंग्विश करते हैं दोनों, जो अलग अलग किया जाता है दोनों, एक नेचर जो इनकी अलग अलग होती है, इसको हम बोलते हैं पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। तो पोलैरिटी ऑफ चार्ज दो टाइप की होती है, पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव। टाइप्स नहीं बोल करके ज्यादा बढ़िया रहेगा कि आप इसकी पोलैरिटी बोलो, पोलैरिटी ऑफ चार्जेस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये हमने इसके बारे में बात करी आपको। अब देखिए एक बहुत ही छोटी सी प्रॉपर्टी है जो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस, प्लस माइनस और माइनस प्लस, इनको कुछ बच्चे कहते हैं लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्जेस। ये अनलाइक चार्जेस, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आपके दैनिक जीवन में भी ये होता है, लड़के को प्लस मान लीजिए, लड़की को माइनस मान लीजिए, याद रहेगा हमेशा, कभी भूलेंगे नहीं। कोई अपवाद नहीं है, मानव जीवन में भी नहीं है और चार्जेस में भी नहीं है। प्लस प्लस रिपेल करेंगे, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे। समझ गए बात को, ध्यान रखिएगा हमेशा। एक प्रॉपर्टी और है चार्ज की, देखो विशेष प्रॉपर्टी बताता हूं आपको। ये तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी थी जो आपने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा, डील किया, आपको बहुत सारी बातें आती हैं। देखिए चार्ज को जब भी किसी को दिया जाता है, जैसे आपने कहा कि सर ये कंडक्टर है और मैंने इसको चार्ज दे दिया, ये क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर किसको कहते हैं हम लोग, कंडक्टर, इंसुलेटर, ये किस पर बिहाफ पर क्लासिफाइड होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बिहाफ पर। देखिए हर एक चीज में दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो पूरे कंडक्टर में मूव कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं। बाउंड इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन वो मोशन नहीं कर सकते, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो ऐसे मटेरियल जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एनर्जी को और हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, वो कहलाते हैं कंडक्टर्स। सभी तरह की मेटल्स, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, ठीक है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, बट ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इजीली इनसाइड द मटेरियल, इनसाइड द मेटल। तो ये कंडक्टर है। नाउ व्हाट यू वांट टू डू, आप इसको चार्ज देना चाह रहे हैं, आपने इसको +20 कूलम चार्ज दिया, माइनस भी दे सकते हैं, प्लस भी दे सकते हैं, डिपेंड्स। तो ये जो +20 कूलम चार्ज रहेगा, दिस विल रिसाइड ऑन इट्स सरफेस, ये इसकी सरफेस पर आ जाएगा। कंडक्टर को दिया गया सारा चार्ज उसकी सरफेस पे आ जाता है, ठीक है, एंड दैट इज नॉन एज स्किन इफेक्ट। अब देखिए इसका एग्जांपल आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं। आपके घर के बाहर जो इलेक्ट्रिक की वायर जा रही है, अगर उस पर कोई इंसुलेटर नहीं है, सिंपल वायर है, आप उसको टच करके देखिए, चार्ज अपनी प्रेजेंस आपको बताएगा। आपके घर में टू प्लग होगा जिसमें आप मोबाइल का चार्जर लगाते हैं, आप क्या करिए, एक वायर लीजिए लोहे का, उसको ऐसे यू शेप में मोड़िए और पिन में डालिए, फिर चार्ज करेगा। देखो आपको फीलिंग कराएगा कि चार्ज है। प्रैक्टिकली अगर आपको करके देखना है आप ऐसा कर सकते हैं, आपको फील आएगा इसके अंदर, करना नहीं, ठीक है। कोई घर पे जाके सच में करने लग जाएगी, सर ने बताया, करना नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है सरफेस पे चलती है, ठीक है, मेटल की सरफेस पे जो भी आप चार्ज देंगे। अब सारे कंडक्टर तो हमारे पास है नहीं बेटा, तो कुछ इंसुलेटर्स भी हैं हमारे पास। इंसुलेटर्स में क्या आएंगे, इंसुलेटर्स किनको कहते हैं हम, जिनके अंदर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है कि आप जहां चार्ज देंगे वहीं रहेगा, आपने जिस जगह पर चार्ज दिया है वो वहीं पे रहेगा। जैसे आपने कहा सर मैंने तो इसको यहाँ पे चार्ज दिया, तो यहीं पे रहेगा, हिलेगा कहीं जाएगा, क्योंकि चार्ज इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो जाएगा कहाँ। आपने कहा मैंने तो इसको अंदर दिया है सर, तो ये अंदर रहेगा। इसका मतलब आप इसको जहां चार्ज प्रोवाइड करेंगे
वहां पर चार्ज इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। कंडक्टर को दिया गया चार्ज इसकी सरफेस पे आ जाता है और इंसुलेटर को जहां पे आप चार्ज देते हैं उस जगह पे आ जाता है, या इसके में भी इनसाइड भी होता है वो। ठीक है, तो ये चार्ज की एक और प्रॉपर्टी थी जो हमने डिस्कस करी। अब देखिए, चार्ज का मास के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन है। बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है, बहुत सारे पेपर्स में क्वेश्चन आता है कि रिलेशन विद चार्ज एंड मास, रिलेशन ऑफ चार्ज एंड मास, चार्ज और मास में क्या रिलेशन होता है। आपने बोला कि सर ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है, तो चार्ज की प्रेजेंस ही मास के एग्जिस्टेंस को प्रूव करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज्ड कब होगा, जब आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ हैव ए मास, इलेक्ट्रॉन का मास है उसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं। इसका मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज्ड है, दैट मींस कि चार्ज्ड होना ही मास के एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है, बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता है। एक नंबर बात। दो नंबर बात, एक पार्टिकल होता है जिसको हम कहते हैं फोटॉन। ठीक है, ये अनचार्ज्ड पार्टिकल होता है। देखिए, मैं न्यूट्रल नहीं बोल रहा हूं, मैं इसको बोल रहा हूं कि अनचार्ज्ड पार्टिकल है, इस पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। और इसका जो मूविंग मास होता है उसका फार्मूला होता है आपके पास 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और इसके केस में क्योंकि लाइट वेलोसिटी से मूव करता है, फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम फोटोन के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, फोटोन की भी कुछ प्राइवेट जानकारियां हम लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि लाइट स्पीड से चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सबसे छोटा बंडल है एनर्जी का जिसको हम फोटोन बोलते हैं। ये इसका मूविंग मास कहलाता है और ये जो है ये इसका रेस्ट मास है। फोटोन कभी भी रेस्ट पर नहीं मिलता है, हमेशा मोशन में रहता है। इसका मतलब फोटोन का रेस्ट मास 0 है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपको एक बात बोल रहा हूं कि फोटोन एट रेस्ट हैविंग बोथ मास एंड चार्ज 0, बिल्कुल सही बात है। फोटोन अगर रेस्ट पर है तो ना तो उसका मास है ना ही उसका चार्ज है। लेकिन अगर फोटोन मूव कर रहा है तो मास तो 0 है, 0 नहीं है उसका, लेकिन उसका चार्ज 0 है। तो ये फोटोन एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल, इसको आप याद रख सकते हैं। कुछ लोग एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल में न्यूट्रॉन का जिक्र भी करते हैं। न्यूट्रॉन के केस में हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन बेसिकली न्यूट्रल होता है, उस पर मास तो है उसका लेकिन चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं होने का मतलब है कि आप न्यूट्रॉन को अगर सेग्रेट उसको तोड़ेंगे तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्रिएट होगा, लेकिन न्यूट्रॉन पर्टिकुलरली खुद एक न्यूट्रल पार्टिकल है। तो 12th लेवल पर अगर आपसे पूछा जाए कि नेम द पार्टिकल विच हैव मास बट नॉट चार्ज, वहां पर आप न्यूट्रॉन कह सकते हैं। तो ये चार्ज और मास का एक रिलेशन है कि भाई चार्ज अगर है तो अपने आप ही मास के एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है, बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, अगर किसी को आप नेगेटिवली चार्ज करते हैं या पॉजिटिवली चार्ज करते हैं तो उसके मास पर क्या फर्क पड़ता है, इस बात पे चर्चा करते हैं। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये न्यूट्रल है, तो इसका जो टोटल चार्ज है वो 0 है। टोटल चार्ज 0 होने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल आई कंसीडर कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। ओके, टोटल चार्ज 0 कैसे हुआ, 10 ही प्लस हो गए और 10 ही माइनस हो गए तो टोटल चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। ऑब्वियस है, आप देख सकते हैं अलजेब्रिक सम होता है। अभी हमने पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा था कि कौन सा वाला सम होता है, अलजेब्रिक सम होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अलजेब्रिक सम किया, टोटल चार्ज नेट चार्ज इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, 0, बिकॉज इट कंटेन 10 नेगेटिव एंड 10 पॉजिटिव एंड बोथ कैंसिल आउट कर देंगे। अब आपने कहा कि सर एक काम करो, इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कर दीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मास क्या माना था मैंने, m। मेरे पास एक नई चीज बन गई जिसका मैंने मास क्या मान लिया, m। मास, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना
इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव में। तो इसका मास क्या मान लेता हूं मैं, m पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो बचे कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की सेहत पे कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो चार्ज कितना हो गया, 10 प्लस माइनस 8 कितना हो गया बेटा, 2e हो गया। किस तरह का हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो समझ में आ गई बात आपको, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या हो गया ये, प्लस 2e। ये क्या हो गया, प्लस m। अब सोचो कि इस m में और इस m प्लस में क्या रिलेशन है, इतना क्या सोचना भाई। इसने कुछ, आपका एक हाथ, एक अंगुली, एक नाखून कटिंग जब करा के आते हो तो शरीर का कुछ वेट हल्का होता है क्या, होता है ना। कुछ बाल कट गए, कुछ नाखून कट गए, कुछ आपके कुछ पार्ट में कुछ चीजें हटा दी जाए। आप सर्दी में खूब सारे कपड़े पहनते हैं, वन बाई वन जब आप सोने जाते हैं उनको उतारते हैं तो शरीर क्या होता है, हल्का होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो आप, m प्लस और m के अंदर क्या रिलेशन हुआ, क्या रिलेशन हुआ बताओ। m जो होगा वो ग्रेटर देन होगा m प्लस से, क्योंकि हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए। इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो कुछ मास हमने हटा दिया। इसका मतलब जब भी आप एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट करेंगे या पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो उसका जो मास होगा वो हमेशा ही न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से कम होगा। अब आप ऐसे कह सकते हैं, ये बात क्लियर होगी आपको, न्यूट्रल से पॉजिटिवली चार्ज किया उसी ऑब्जेक्ट को तो उसका मास क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के चले गए। अब आपने कहा कि सर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, ध्यान से देखो। अब हम क्या करें, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो जब हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आप इसको दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जब आप इसको दे रहे हैं तो इसके पास में हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 12, ये आपके पास आ गया माइनस का 2e, ये आपके पास हो गया नेगेटिवली चार्ज, इसका मास है m डैश। अब देखिए पहले 10 थे, आपने इसको कुछ दे दिया, देंगे तो कुछ मास इसको ट्रांसफर किया है आपने। जब आप इसको मास ट्रांसफर करेंगे इसका मतलब कि जो m नेगेटिव होगा वो m से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो हमेशा ही अपने न्यूट्रल चार्ज से हैवी होता है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अगर एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो मास कम हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज करेंगे तो उसका मास बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में एक में आप हटाते हैं और एक में आप इलेक्ट्रॉन को एड ऑन करते हैं। समझ आ गई बात आपको ये। एक और देखिए मास का इंपैक्ट, कि मास और चार्ज का रिलेशन तो ये आपके पास यहीं पर हो गया। बेसिकली चार्जिंग में मास हमेशा ही चेंज होता है, ये बात आपको, चार्ज का होना मास के एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है, और जब भी आप चार्जिंग करेंगे तो मास चेंज होगा ही होगा। अब देखिए चार्जिंग और साइज का क्या रिलेशन है भाई, कोई साइज है उस पर क्या फर्क पड़ेगा चार्जिंग का। आपने कहा सर मैंने एक बैलून ले लिया, बहुत बढ़िया बात है, बैलून ले लिया साहब। अब आप देखिए, आपने कहा कि ये पहले अनचार्ज था, ओके। अब आपने इसी बैलून को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जरूरी नहीं है, लेकिन जहां पर भी आपने चार्ज दिया, किसी भी एक जगह पर मान लो चार्ज दे दिया फ्रिक्शन से, अब ये सारे चार्ज एक जैसे होंगे, एक नेचर के होंगे, एक नेचर के होंगे, लाइक चार्जेस होंगे। लाइक चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो भी चार्ज ऑब्जेक्ट होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई सा भी चार्ज हो सकता है। आप क्या करेंगे, जब उसको चार्ज करेंगे, जब आप उसको चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो वो अपने रिपल्शन की वजह से सरफेस एरिया को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो चार्जिंग जब हम करते हैं तो उसके साइज में भी हम ऐसा मानते हैं कि कुछ इंक्रीज हो जाता है, कुछ बिट इंक्रीमेंट साइज में होता है, ठीक है। तो ये बात आपको चार्ज की ध्यान रखनी है। ये कुछ चार्ज की प्रॉपर्टियां हमने डिस्कस की, अगले लेक्चर में चार्ज के हम कुछ और प्रॉपर्टियां डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी फिजिक्स के जो लवर हैं, फिजिक्स के जो दीवाने हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने ध्यान से सुना। इन लेक्चर को बार बार देखें।
बार बार समझें, चार्ज के बारे में अपनी बेसिक जानकारी क्लियर करें। थैंक यू।